नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और आरपीएससी के आरएएस सब इंस्पेक्टर, स्कूल लेक्चरर और जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं जिनमें आपको विस्तार से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उनकी मैं आपको ये तैयारी करवाता हूं। तो 25 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स लेकर मैं आया हूं। दोस्तों, जो आरएस जंक्शन के करंट अफेयर्स हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये न केवल आपको करंट की तैयारी करवाते हैं बल्कि इसके साथ साथ आरएएस की प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सिलेबस से रिलेटेड वो भी डिस्कस किए जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसके बीच में आपको 2 से 3 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में संभावित होते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न आपका अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से जुड़ा है। हाल ही में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया विजय सापला को। ठीक है, तो विजय सापला नए अध्यक्ष बन गए हैं राष्ट्रीय आयोग के, जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो जो है एनसीएससी, उसका नया अध्यक्ष बनाया गया विजय सापला को। तो इन्हें नियुक्त कर दिया गया। विजय सापला 2014 से 19 के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, अर्थात वे राज्यसभा जो हमारे लोकसभा उसके सांसद भी रह चुके हैं। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह आपके सिलेबस का हिस्सा है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के रूप में। दरअसल हमारे संविधान में ही जो है इनके बारे में वर्णन किया गया था अनुच्छेद 338 में। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया और अनुच्छेद 338 के अतिरिक्त जोड़ करके और जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आयोग था उसके पृथक 2 भाग कर दिए, जिसमें से 338 के अंतर्गत तो रह गया अनुसूचित जाति आयोग और 338 के अंतर्गत चला गया अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये विभाजन यहां पर किया गया था 2003 में। चूंकि संविधान के एक अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया इसलिए इसे हम एक संवैधानिक आयोग कहते हैं, अर्थात संविधान में इसके लिए पहले से प्रावधान किया गया था। इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल जिस दिन ये पदभार ग्रहण करते हैं उससे लेकर के 3 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है। इस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। एनसीएसटी का काम क्या है? दरअसल दोस्तों, जो हमारे अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए जितने भी सुरक्षा उपाय सरकार के द्वारा किए गए हैं उनकी समीक्षा करना, अनुसूचित जाति के विभिन्न मामलों की जांच करना, निगरानी करना, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है उनमें सलाह देने जैसे कार्य इस आयोग के द्वारा किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलों से जुड़ा यह प्रश्न है। ईशांत शर्मा जो कि एक तेज गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं, उन्होंने अपना 100वां टेस्ट मैच पूरा कर लिया है और इसी के साथ वे भारत के दूसरे ऐसे तेज गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हों। तो कपिल देव के बाद में दूसरा इनको गेंदबाज माना जाता है और ऐसे माना जाए तो चौथे ऐसे गेंदबाज हैं वो जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं। तो चलिए इन पर भी थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के जो मोटेरा स्टेडियम है, ठीक है, सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। मेलबोर्न स्टेडियम को पीछे छोड़ा इसने ऑस्ट्रेलिया की को, अभी इसको लॉन्च किया गया हाल ही में इसका विस्तारीकरण करके और 1,10,000 लोगों की क्षमता के साथ में ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। हालांकि इसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कर दिया गया है। इसी स्टेडियम पर महान गेंदबाज अनिल कुंबले ने भी अपना 100वां टेस्ट खेला था। तो हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, ईशांत शर्मा और कपिल देव, ये 4 ऐसे गेंदबाज हैं जो 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं। साल 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में इन्होंने अपना टेस्ट करियर शुरू किया था और इसके बाद 99 टेस्ट मैचों में 32.22 के औसत से 302 विकेट ये ले चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। उससे पहले आरपीएससी सब इंस्पेक्टर की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो जिस तरह से विस्तारित करंट अफेयर्स आपको पढ़ने को मिलते हैं उसी तरह से आपकी तैयारी में मदद करने के लिए हमारा कोर्स हिंदी का कंप्लीट आपके 50% अंकों को ये पूरा करता है पेपर फर्स्ट को। तो डिटेल्ड कोर्स हमारा होगा जिसमें आप इस कोर्स के माध्यम से अपनी आरएएस परीक्षा की तैयारी भी कर पाएंगे, क्योंकि जिस लेवल पर मैं पढ़ाता हूं वो लेवल आपके एक एक डाउट को क्लियर करते हुए चलता है और सबसे बड़ी कोशिश यही की जाती है कि आप चीज़ों को रटने की बजाय उनको समझने का प्रयास करें। तो वही समझाने का काम हम इस कोर्स कर रहे हैं। मात्र 1,000 रुपये का कोर्स है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करके आप इस प्लेटफॉर्म की भी मदद करते हैं और इसके साथ साथ और उत्कृष्ट क्वालिटी के टीचर्स आपके साथ जुड़े, ये भी हम कर पाते हैं। तो आज ही इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं आरएस जंक्शन ऐप पर। चलिए
फरवरी 2021 में हाल ही में एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी गई है और उसका नाम है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के साथ ही विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई सरकार और इस वजह से वहां पर सरकार गिर गई और अब वहां पर राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है। तो केंद्र सरकार ने 24 फरवरी को पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन के लिए मंजूरी दी है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही हाल ही में फ्लोर टेस्ट किया गया था और फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस की नारायण स्वामी सरकार विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाई थी। इसके बाद वहां के जो राज्यपाल, जिसको एक्चुअल में हम उपराज्यपाल कहते हैं, उन्होंने जो है आर्टिकल 239 के तहत विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। 33 सदस्यीय विधानसभा है और यहां पर चूंकि 5 जो विधायक थे कांग्रेस के और 1 डीएमके के विधायक, 6 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो अल्पमत में आ गई सरकार। 17 मिनिमम चाहिए, ये 11 पे आ गए और अब जो विपक्षी पार्टी है उसके पास 14 सदस्य हैं। तो इस हिसाब से 11 सदस्य होने की वजह से सरकार यहां पर गिर गई है। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 239 पर भी, जिसके अधीन ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। दरअसल दोस्तों केंद्र और राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो आपके अनुच्छेद 255 और अनुच्छेद 256 के अधीन लगाया जाता है। अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र की ये जिम्मेदारी होती है कि वो राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाए और अगर किसी तरह की बाधा वहां पर आती है तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जाती है और 256 के अधीन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश इस मामले में अलग होते हैं। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वे सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, एक्चुअल में राष्ट्रपति के नियंत्रण में होते हैं, लेकिन सारे निर्णय केंद्र सरकार लेती है। तो जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों में उपराज्यपाल की नियुक्ति यहां पर होती है। वहीं पर चंडीगढ़ और जो दादरा नगर हवेली वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपके प्रशासक की नियुक्ति, एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होती है। अब ऐसा कोई प्रावधान हमारे अनुच्छेद 356 में नहीं दिया गया जिससे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो अनुच्छेद 239 के तहत ही सीधे अपने नियंत्रण में कई बार इसको ले लिया जाता है। सामान्यतः चूंकि दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, लेकिन उसके बावजूद वहां से कोई भी जो फैसला होता है उसको बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। तो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यह प्रावधान 239 में है और इसके लिए वो प्रशासक की नियुक्ति करता है। तो पुडुचेरी में उपराज्यपाल की नियुक्ति इसके लिए होती है, जैसे किरण बेदी पहले थी, उनको हटाकर हाल ही में तेलंगाना के जो राज्यपाल थे उन्हीं को यहाँ पर इनका भार सौंपा गया था। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो जो है किसी भी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका भार उसके पास के ही किसी राज्य के राज्यपाल को सौंप सकता है। तो भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और इसी के आधार पर तेलंगाना के राज्यपाल को यहाँ प्रशासक नियुक्त किया गया था। और जैसे ही विश्वास मत हासिल नहीं हुआ उसके बाद में अब वहां पर सीधा सीधा राष्ट्रपति शासन नियुक्त कर दिया गया है, लगा दिया गया है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगता है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो यह याद रखना है कि 356 राज्यों के लिए है जबकि 239 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो ये जो भाग 6 बोला गया है ना, भाग 6 राज्यों वाले क्षेत्र को मतलब राज्य से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो भाग 6 में आते हैं। चलिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 के अंतर्गत कुल कितनी कंपनियों का चयन किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करने वाले जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सी कंपनीज हैं, उनमें से 12 ऐसी कंपनियों का चयन किया गया है जिन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। तो ये पुरस्कार प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा दिए गए हैं। 3 श्रेणियां हैं। पहली है स्वदेशी प्रौद्योगिकी जिसमें आप कोई इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, दूसरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और तीसरा स्टार्टअप्स। तो इसी क्रम में राजस्थान के जयपुर की रोबोटिक सूट बनाने वाली कंपनी न्यू एंड्रा इनोवेशंस को भी इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो राजस्थान जयपुर की भी एक कंपनी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 की हकदार बनी है। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2021 में एक देश ने सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में अपनी स्थान बनाया है और इसका नाम है चीन। तो चूंकि लॉकडाउन के बाद से ही स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत चीन पर काफ़ी कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, भारत की तरफ से उनकी कंपनीज को जगह नहीं दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद लगातार व्यापार बन रहा है क्योंकि जो भारी उद्योग है, जितनी भी मशीनरी है वो हमको परचेज करनी पड़ती है आज भी चीन से, और इसी वजह से अब चीन वापस से अमेरिका को पीछे छोड़ करके भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया है। तो द्विपक्षीय व्यापार के मुताबिक चीन ने वर्ष 2020 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में
जगह बनाई है। भारत चीन सीमा पर चल रहे संघर्ष के बाद चीन पर वाणिज्यिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया था, लेकिन चूंकि आयातित मशीनें बहुत ज़्यादा है भारत की, तो इसीलिए हमारा व्यापार बढ़ा है। 77.7 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार 2020 में हुआ है और 2019 में ये 85 बिलियन डॉलर था, तो तुलनात्मक रूप से कम है। लेकिन अमेरिका चूंकि 75.9 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है, तो चीन को यहाँ पर पहले स्थान पर आने का मौका मिला है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। 5 प्रश्न लाता हूँ लेकिन बहुत सिलेक्टेड है, तो इनको लाइक करना और शेयर करना बनता है दोस्तों, क्योंकि जितना आप लोगों को शेयर करेंगे उतने ही अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और इसके साथ ही आपकी तैयारी भी बढ़ेगी। तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इन्हीं के पिछले वर्ष के संपूर्ण करंट अफेयर्स, क्योंकि वो करंट ही नहीं है, उनमें आपके मेंस परीक्षा के लिए बहुत सा मैटर अवेलेबल है जो केवल मात्र 99 रुपये में हमारी पुस्तक गुलदस्ता के रूप में अवेलेबल है आरएस जंक्शन ऐप पर। तो आज ही जाकर उसको जरूर लें और उसके साथ ही उसको पढ़ना शुरू कर दें। लगभग 500 से ज़्यादा पेजों की वो बुक है जो आपको कंप्लीट कवरेज देती है आरएस मुख्य परीक्षा से जुड़े करंट अफेयर्स की। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।